हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरसीसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 141 से क्वेश्चन नंबर 150 तक। क्वेश्चन नंबर 141, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको सिलेक्ट करना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। ये आपको जो ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों ऑप्शन में प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग, ये दो आपको दिए गए हैं, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन डिस्कस करेंगे ए, बी और सी। प्री टेंशनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? टेंडन्स आर टेंशनड बिफोर द कॉन्क्रीट इज प्लेस। कॉन्क्रीट को प्लेस करने से पहले जो वायर होंगे, स्टील, ठीक है, स्टील वायर होगा, उसको टेंडन्स कहा जाता है। जिसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है उसको टेंडन कहा जाएगा। तो उस टेंडन को, ठीक है, क्या होगा, टेंशन किया जाता है कॉन्क्रीट को प्लेस करने से पहले। एक एंड पर इस टेंडन को फिक्स कर लेंगे और दूसरी एंड से क्या किया जाता है, जेक की सहायता से, जो जेक होगा, हाइड्रोलिक जेक होगा, उसकी सहायता से उस पर टेंसाइल लोड लगाया जाता है, उसको स्ट्रेच किया जाता है। उसके बाद कंक्रीट को प्लेस करते हैं। इसका मतलब प्री टेंशनिंग हो जाएगा, ठीक है, उसमें पहले से टेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा? टेंडन्स आर टेंशन आफ्टर द कॉन्क्रीट हैज हार्डन। मतलब कंक्रीट जब हार्ड हो जाती है, ठीक है, कंक्रीट हार्ड होगी, उसके बाद जो टेंडन होगा उसमें टेंशन दिया जाता है। तो ये पोस्ट टेंशनिंग होगा, जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है उसके बाद टेंशन दिया जाता है। प्री टेंशनिंग में सेकंड पॉइंट क्या है? मोर सर्टेनिटी अबाउट ड्यूरेबिलिटी। यदि ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो मोर सर्टेनिटी होगी किसमें? प्री टेंशनिंग में। डिपेंडेंस ऑन द टू एंकरेज। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा? ये डिपेंड होती है किस पे? टू एंकरेज, दोनों साइड से जो एंकरेज होते हैं उस पर डिपेंड करेगा इसकी ड्यूरेबिलिटी। प्री टेंशनिंग की ड्यूरेबिलिटी क्या होती है? मोर सर्टेनिटी, मतलब क्या हो जाएगा कि निश्चित होगी इसकी ड्यूरेबिलिटी, सडनली नहीं होगी। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा? ये किस पे डिपेंड करेगी? जो दोनों एंकरेज हो गए उस पे डिपेंड करेगी। कैसे डिपेंड करती है? ये एक बीम है कंक्रीट की, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, बाद में जो टेंडन होगा, मतलब कंक्रीट जब हार्ड हो जाती है उसके बाद एक टेंडन को यहाँ पर प्लेस किया जाता है और उस टेंडन को स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, एंकरेज किया जाता है इसको, ठीक है। एंकरेज कर देंगे तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? इन दोनों के एंकरेज पे, जो दोनों पर यहाँ पर एंकरेज किया गया है टेंडन को, उस पर डिपेंड करती है पोस्ट टेंशनिंग में। थर्ड पॉइंट, साइज ऑफ मेंबर इज लिमिटेड बिकॉज हेवियर एंड लॉन्गर मेंबर्स आर मोर डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट। यदि प्री टेंशनिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, पहले ही वायर को क्या किया जाता है, प्री टेंशन, उसमें टेंशन सप्लाई किया जाता है, ठीक है, लोड लगाया जाता है, टेंसाइल लोड, और उसके बाद कंक्रीट को प्लेस किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, यदि मेंबर का साइज बड़ा है, ठीक है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होगा। तो प्री टेंशनिंग का यूज कहाँ पर किया जाता है? जहां पर स्मॉल वर्क हो। और पोस्ट टेंशनिंग का यूज कहाँ पर कर सकते हैं? जहां पर लार्ज वर्क हो, ठीक है, हेवी वर्क हो, वहां पर यूज किया जाता है पोस्ट टेंशनिंग। फोर्थ, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर। यदि लॉस की बात करती है तो लॉस किस में ज़्यादा होगा? प्री टेंशनिंग में। और लॉस कम किस में होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। लॉस इज कंपेरेटिवली लेस, इट इज चीपर, देर इज नो एक्सपेंडिचर ऑन रबर कोर, सेटिंग्स, स्पेयर्स, एक्सेट्रा। प्री टेंशनिंग में क्या होता है, ये सस्ता होता है। क्यों सस्ता होगा? क्योंकि इसमें रबर कोर का खर्चा नहीं आएगा, ठीक है, रबर कोर की आवश्यकता नहीं होगी, शेथिंग्स की आवश्यकता नहीं होती, और स्पेयर्स, इनकी आवश्यकता नहीं होती प्री टेंशनिंग में। लेकिन पोस्ट टेंशनिंग में क्या किया जाता है? पोस्ट टेंशनिंग में क्या होता है कि दोनों एंड पर टेंडन को एंकरेज करने के लिए वहां पर रबर कोर की आवश्यकता होगी, शेथिंग्स की आवश्यकता होगी, और स्पेयर्स की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये कॉस्टली भी होता है पोस्ट टेंशनिंग। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 141, आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर जो ए, बी और सी, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे।
देख लेते हैं हम। पहला स्टेटमेंट है ए, द लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज मोर इन प्री टेंशनिंग सिस्टम देन इन पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम। तो ये तो करेक्ट है, ऑप्शन ए। लॉस किस में ज़्यादा होता है? प्री टेंशनिंग में। सेकेंड, प्री टेंशनिंग सिस्टम हैज ग्रेटर सर्टेनिटी अबाउट इट्स ड्यूरेबिलिटी। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड, फॉर हेवी लोड्स एंड लार्ज स्पान्स इन बिल्डिंग्स और ब्रिजेस पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम इज चीपर देन प्री टेंशनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट हो जाएगा। यदि हेवी लोड है, लार्ज स्पान है, तो हम किसका यूज करते हैं? पोस्ट टेंशनिंग का। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में इनकरेक्ट बताना है, तो क्या हो जाएगा? नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 141 आंसर डी इज करेक्ट। इसका एक बार रिवीजन कर लेना, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग दोनों को कंपेयर कैसे किया हमने, और डिफरेंस आप देख सकते हो 5 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग एंड नॉट इन पोस्ट टेंशनिंग। यहाँ पर आपको बताना है कि प्री स्ट्रेस का जो लॉस होगा वो किस में होता है, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो आपको केवल बताना है कि प्री टेंशनिंग में कौन से लॉस होंगे, वो आपको बताना है। तो हम दोनों के लिए देख लेते हैं कि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग इन दोनों में कौन कौन से लॉसेस होंगे। लॉस इन प्री स्ट्रेस इज द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल प्री स्ट्रेस एंड द इफेक्टिव प्री स्ट्रेस दैट रिमेन्स इन अ मेंबर। लॉस इन प्री स्ट्रेस का मतलब क्या हो जाएगा? इनिशियल प्री स्ट्रेस कितनी थी और इफेक्टिव प्री स्ट्रेस कितनी है, मतलब जितनी मेंबर में होगी, ठीक है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? लॉस इन प्री स्ट्रेस। ये दो प्रकार से हो सकता है लॉसेस, एक शॉर्ट टर्म होता है और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को और क्या कहा जाता है? इमीडिएट लॉसेस। और लॉन्ग टर्म को कहा जाता है टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। यहाँ पर देख लेते शॉर्ट टर्म क्या होगा। ड्यूरिंग प्री स्ट्रेसिंग ऑफ टेंडन्स एंड ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस टू कॉन्क्रीट मेंबर। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जब प्री स्ट्रेसिंग की जाती है टेंडन्स की, ठीक है, और जब कॉन्क्रीट को ट्रांसफर किया जाता है, कॉन्क्रीट मेंबर में ट्रांसफर किया जाता है, तो उस समय जो लॉस होगा वो कहलाएगा इमीडिएट लॉसेस या शॉर्ट टर्म लॉसेस। सेकेंड, लॉन्ग टर्म, ड्यूरिंग सर्विस लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर की लाइफ होगी, ठीक है, उस लाइफ में जो उसमें लॉसेस होगा स्ट्रेस में, प्री स्ट्रेस में, वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म या टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। अब हम देख लेते किस में कौन सा लॉस होगा। इमीडिएट लॉस, ठीक है, इमीडिएट लॉस की बात करते हैं तो किस में होता है इमीडिएट लॉस? प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। इमीडिएट लॉस कौन कौन से हो सकते हैं? इलास्टिक शॉर्टनिंग, एंकरेज स्लिप या फ्रिक्शन लॉस। ये तीन प्रकार के जो लॉस है वो इमीडिएट लॉस होंगे। तो यहाँ पर पहला वाला जो लॉस है इलास्टिक शॉर्टनिंग, ये किस में होता है? केवल और केवल किस में होगा? प्री टेंशनिंग में होगा। और पोस्ट टेंशनिंग में नहीं होगा। कौन से केस में नहीं होगा? ऑल केबल्स आर साइमल्टेनियसली टेंशनड। सेकेंड, एंकरेज स्लिप, ये किस में होता है? पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम में होगा। थर्ड, फ्रिक्शन लॉस, और फ्रिक्शन लॉस भी किस में होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, क्रीप एंड श्रिंकेज, ये दोनों क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट तो दोनों में होंगे, प्री टेंशनिंग में भी और पोस्ट टेंशनिंग दोनों में होते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील, ये भी दोनों में होगा, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। टाइम डिपेंडेंट लॉसेस दोनों के केस में होगा, प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के केस में। अब देख लेते हैं आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेस अकर्स ओनली इन प्री टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग में कौन सा अकर होता है? हमने यहाँ पर देखा था, प्री टेंशनिंग में अकर होगा इलास्टिक शॉर्टनिंग। क्वेश्चन नंबर 142 आंसर ए इज करेक्ट। इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ये किस में अकर होगा? प्री टेंशनिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 142 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 143, प्री स्ट्रेस लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन अकर्स। फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होगा वो किस में अकर होता है? पोस्ट टेंशनिंग में। क्वेश्चन नंबर 143 किस में हो जाएगा? ओनली इन पोस्ट टेंशन बीम। आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 144, द कोएफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज
फॉर हाई ग्रेड कॉन्क्रीट फॉर प्री टेंशन वर्क इज, यदि प्री टेंशन वर्क की बात करते हैं, ठीक है, हाई ग्रेड कॉन्क्रीट है, तो कोफिशिएंट ऑफ श्रिंकेज कितना होगा, वेयर कैपिटल टी इज द एज ऑफ कॉन्क्रीट इन डेज एट प्री टेंशनिंग। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, loss of pre-stress due to shrinkage in concrete. The main reason of shrinkage of concrete in progressive loss of water from concrete. जब कंक्रीट में वाटर का लॉस होते जाता है प्रोग्रेसिवली, ठीक है, तो ये मेन कारण होता है किसका, श्रिंकेज का। कंक्रीट में जो श्रिंकेज होती है उसका मेन कारण क्या है, कंक्रीट से वाटर का इवोपरेट होना। श्रिंकेज इज हायर एट द सरफेस देन एट इंटीरियर पोर्शन। श्रिंकेज कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ से वाटर ज़्यादा इवोपरेट होगा, तो जो सरफेस होगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होगी सनलाइट के, तो वहाँ से इवोपरेशन ज़्यादा होगा पानी का, वहाँ पर श्रिंकेज ज़्यादा होगी, और इंटीरियर पोर्शन में श्रिंकेज कम होती है। द लॉस ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू श्रिंकेज इज हायर इन प्री टेंशन मेंबर्स देन इन द पोस्ट टेंशन मेंबर। यदि प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशन मेंबर की बात करते हैं, तो लॉस श्रिंकेज के कारण किस में ज़्यादा होता है, प्री टेंशन में ज़्यादा होगा। IS 1343 रिकमेंडेड श्रिंकेज स्ट्रेंथ फोर, जो IS कोड है 1343, उसके अनुसार प्री टेंशन मेंबर के लिए श्रिंकेज कितनी होगी, 0.0003, और पोस्ट टेंशन के लिए कितनी हो जाएगी, 0.0002 डिवाइडेड बाय log 10 t+2, where t is equal to age of concrete at transfer in days। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको प्री टेंशन के लिए पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर कितनी होगी, -4, और पोस्ट टेंशन के लिए पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या होगा, 0.0002 डिवाइडेड बाय log 10 t+2। क्वेश्चन नंबर 144 आंसर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसकी सबसे ज्यादा होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, प्लेन हॉट रोल्ड वायर्स, कोल्ड ड्रॉन वायर्स, हीट ट्रीटेड रोल्ड वायर्स, या ऑल हैव सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ, या सभी की टेंसाइल स्ट्रेंथ सेम होगी। तो हम समझते हैं यहाँ पर हॉट रोलिंग और कोल्ड रोल्ड क्या होता है। हॉट रोलिंग का मतलब होगा, hot rolling involves rolling steel at a temperature above the steel's recrystalline temperature, which takes place over 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट। हॉट रोलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यदि स्टील को बनाया जाता है उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 1700 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, ठीक है, तो वो टेम्परेचर, ठीक है, उस टेम्परेचर पे जो स्टील बनेगी वो कौन सी हो जाएगी, हॉट रोलिंग। सेकेंड, कोल्ड रोल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, वह स्टील जिसका टेम्परेचर कितना होगा, जब उस स्टील को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसका टेम्परेचर लगभग रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर लगभग कितना होगा, रूम टेम्परेचर होगा, तो रूम टेम्परेचर पे जो स्टील का मैन्युफैक्चर होगा वो क्या कहलाएगी, कोल्ड रोल्ड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो द यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों की यदि हम बात करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो किसकी ज़्यादा होती है, कोल्ड रोल्ड की सबसे ज़्यादा होगी, सेकेंड पे कोल्ड ड्रॉन, और थर्ड पे होती है हॉट रोल्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 145 आंसर बी इज करेक्ट, कोल्ड ड्रॉन वायर्स की सबसे ज़्यादा होगी टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 146, हाई कार्बन कंटेंट इन स्टील कॉसेस, यदि कार्बन कंटेंट ज़्यादा है स्टील में तो उसके कारण क्या होता है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट इन स्टील, यदि स्टील में कार्बन का कंटेंट इंक्रीज किया जाता है तो उसके कारण डक्टिलिटी, टफनेस और वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होगी, और टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस ये इंक्रीज होती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन का जो परसेंटेज होता है वह हमें स्टील में क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमम रखना पड़ेगा, हेंस ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंक्रीज यदि कार्बन कंटेंट होगा स्टील में तो उसके कारण डक्टिलिटी, टफनेस और वेल्डेबिलिटी डिक्रीज होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस स्टील की क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 146,
increase in tensile strength but decrease in ductility. Question number 146, answer B is correct. Question number 147, stress strain curve of high tensile steel. हाई टेंसाइल स्टील के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हम समझ लेते हैं यहाँ पर। प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है वो देखते हैं। प्रूफ स्ट्रेस इज द पॉइंट एट विच अ पर्टिकुलर डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स इन अ टेस्ट सैंपल। यदि परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेस होगी वो क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस, उसको ऑफसेट यील्ड स्ट्रेस भी कहा जाता है। द स्ट्रेस नीडेड टू प्रोड्यूस 0.2% ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड प्रूफ स्ट्रेस। जो प्रूफ स्ट्रेस होगी वो क्या हो जाएगी, 0.2% प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो स्ट्रेस होगी वो क्या कहलाएगी, प्रूफ स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पर यदि आप सी ऑप्शन देखोगे, डज नॉट शो डेफिनाइट यील्ड पॉइंट बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। जो डिफॉर्मेशन होगा या जो यील्ड पॉइंट होगा वो कैसे डिफाइन होगा, 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 147, आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 148, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज डेट ऑफ माइल्ड स्टील। तो फ्रेंड्स, इलास्टिक मॉडुलस की यदि बात होती है तो टेंसाइल स्टील, हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील, इन दोनों के लिए इलास्टिक मॉडुलस क्या होगी, सेम होगी। इलास्टिक मॉडुलस हाई टेंसाइल स्टील और माइल्ड स्टील इन दोनों के लिए सेम होती है। स्टेटमेंट बी करेक्ट इनकरेक्ट होगा, ठीक है, ए करेक्ट है, बी गलत होगा। सी, कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील इज लेस देन डेट इन माइल्ड स्टील, तो ये गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट क्यों गलत होगा, कि कार्बन का परसेंटेज, सी स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो कार्बन है उसका परसेंटेज हाई कार्बन स्टील में कम है, तो ऐसा नहीं होगा। जो हाई कार्बन स्टील है उसमें कार्बन का परसेंटेज क्या होता है, ज़्यादा होता है। डी, हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन माइल्ड स्टील, तो ये भी गलत है। हाई टेंसाइल स्टील जो होगा वो महंगा होगा किसके कंपेयर में, माइल्ड स्टील के कंपेयर में। तो स्टेटमेंट सी और डी गलत है। अब आपको ए और बी में से देखना है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। इलास्टिक मॉडुलस दोनों के लिए सेम होती है, हाई टेंसाइल के लिए और माइल्ड स्टील दोनों के लिए सेम होगी। क्वेश्चन नंबर 149, क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल्ड कंक्रीट टू बी यूज्ड फॉर प्री टेंशनड एंड पोस्ट टेंशनड वर्क रिस्पेक्टिवली शुड नॉट बी लेस देन। इस क्वेश्चन में आपको प्री टेंशनड और पोस्ट टेंशन वर्क के लिए बताना है क्यूब स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो हम देख लेते कितनी होती है। द मिनिमम 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब्स ऑफ 15 सेंटीमीटर साइज prescribed in the Indian Standard Code 1343-1980 is 40 Newton per mm square for pre-tensioned concrete and 30 Newton per mm square for post-tensioned concrete। यदि प्री टेंशन की बात होती है तो उसके लिए 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर और पोस्ट टेंशन के लिए 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या क्यूब स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 149, तो इसके जो अप्रोक्सीमेट जो होगा 40 और 30 के, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 40 और 30 होगी, तो उसके अप्रोक्सीमेट आंसर क्या है, बी। क्वेश्चन नंबर 149, आंसर बी इज करेक्ट। 42 एंड 35 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल या न्यूटन पर एम स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर्स। यदि कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर है तो उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ डायमीटर पे डिपेंड होगी या नहीं होगी। तो कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर तो हम पढ़ चुके हैं, जो रूम टेम्परेचर पर मैन्युफैक्चर होते हैं वो कहलाएंगे कोल्ड ड्रॉन हाई स्टील वायर्स, ठीक है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगी वो डायमीटर पे डिपेंड होती है। जितना डायमीटर ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रेंथ डिक्रीज होते जाती है, ठीक है। डायमीटर बढ़ता जाएगा
तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ बार। क्वेश्चन नंबर 150 आंसर बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट हो आपको क्वेश्चन में तो कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।